तो चलिएगा, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, मैंने कहा था कुछ हिस्सा और डील करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेगा, कि वहां से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी टेंडेंसी रहती है। तो मैंने आपको कहा था कि उसको भी साइड बाय साइड और थोड़ा सा डील करेंगे हम लोग। तो चलिएगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स का पहला हिस्सा देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, देखिए। क्वेश्चन है, इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो चलिएगा। एम आई विजिबल नाउ? यस। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना बिल्कुल क्लियर से? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अभी क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल डिड नॉट यूज, ठीक है। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर, तो उसने इनमें से चार में से कौन सी चीज का यूज नहीं किया? पहली ऑप्शन है आपके पास सीड कलर, सेकंड ऑप्शन है पॉट लेंथ, थर्ड आपके पास सीड शेप, एंड फोर्थ ऑप्शन दी फ्लावर पोजीशन। बहुत ही आसान है। हमें मालूम है कि मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में हमें बात किया था, तो उसने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बताए थे और उसके लिए कौन कौन से करेक्टर उसने सेलेक्ट किए थे, तो वो हमें स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। और उसी से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो बताइए कि आपके पास क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने किया था, उसमें से ये जो चार ऑप्शन है, किस चीज का उसने यूज नहीं किया? चलो एलिमिनेट करते हैं। पहली चीज, सीड कलर का यह यूज हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था हुआ था। सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। सेकंड आपका पॉड लेंथ, क्या पॉड लेंथ आपके पास उसने बताई थी कि उसके कोई आपके नहीं। पास डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं? नो सर। नहीं बताया था। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, बिल्कुल यही, क्योंकि पॉड लेंथ के बारे में कोई भी डिस्कशन उसने नहीं की थी। पॉड शेप के बारे में उसने जरूर बताया था, सीड शेप के बारे में भी यस। बताया था, फ्लावर पोजीशन के बारे में भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज दी पॉड लेंथ। एम आई क्लियर? यस सर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और। चलिए, क्वेश्चन, ट्रू ब्रीडिंग, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, हम किस प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहेंगे? तो पहली ऑप्शन है वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, थर्ड है नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये बताना है कि किस प्लांट को हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के तौर के ऊपर मान सकते हैं। पहली ऑप्शन, देखिए, क्या उस प्लांट को हम मान के चलेंगे कि जो आपके पास अपने आप ही बेसिकली एक तरह से ब्रीड करता है, अपने आप ही बेसिकली। सेकंड, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा आपके पास अनरिलेटेड प्लांट की प्रोडक्शन आपके पास यहां पर हो रही है। तीसरी, आपके पास नियर होमोजाइगस कंडीशन होगी और प्रोड्यूस करेगा अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव होगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये दो जगह पर आप पढ़ते हैं। एक, जब स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट फॉर दी फूड प्रोडक्शन जब चैप्टर आती है, वहां पर भी इसके बारे में डिस्कशन आती है, और इसके अलावा जेनेटिक्स में भी इसके बारे में डिस्कशन आती है। बड़ा आसान सा है। मेंडल ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। सर बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी याद करके चलिएगा, हम जब भी ट्रू ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के बारे में ही बात किया जाता है।
इसीलिए हमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए हमेशा, मेंडल के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। याद कर लेना इसको, एक बार कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर तो मुझे याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा आसान है। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, जो जीन कोडोमिनेंस शो करता है उसके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पहली ऑप्शन है वन अलील डोमिनेंट ऑन द अदर, सेकंड आपके पास अलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन अलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, एंड लास्ट ऑप्शन बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट कंडीशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कोडोमिनेंस से रिलेटेड, हमें यह बताना है कि कोडोमिनेंस से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, जल्दी से। सर तो ऑप्शन डी बी। ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट, कोडोमिनेंस, वन अलील डोमिनेट ओवर द अदर, बिल्कुल ये तो गलत है। सेकंड आपका अलील टाइटली लिंक टू सेम क्रोमोसोम, ये भी गलत है। उसके बाद अलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये भी गलत है। बिल्कुल जी आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हमें वैसे भी मालूम है, हमने इसके बारे में कोडोमिनेंसी में जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ए बी ब्लड ग्रुप क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि ना तो ए जो है उसने बी के एक्सप्रेशन को सप्रेस किया, ना तो बी ने ए के एक्सप्रेशन को सप्रेस किया, इसीलिए कोडोमिनेंसी देखने को मिलती है। इसीलिए हम ब्लड ग्रुप कहते हैं दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोडोमिनेंसी से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन है, इफ टू persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, second AB blood group, B blood group, in the ratio 1:2:1. Modern techniques of protein electrophoresis reveals the presence of A and B type proteins in the AB blood group individuals. This is an example of, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, और लास्ट है कंप्लीट डोमिनेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए, ओके। और कोई अटेम्प्ट करेगा? ठीक, क्वेश्चन पढ़िए। लिखता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले दो इंडिविजुअल मैरी हो गए, ठीक है, और उनके बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं। उन चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप मेंशन किए उसने, एक का आपके पास मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, एक बी ब्लड ग्रुप वाला है, और एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, यही है। तो उसने क्या लिखा कि आपके पास ए वाला जो इंडिविजुअल है वो भी एक ही है, जो ए बी वाले इंडिविजुअल है वो 2 है, और बी वाले इंडिविजुअल 1 है। अब ये कंडीशन कब आ सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कंडीशन कब आएगी। अब देखो मान लो आपके पास ये ए बी ब्लड ग्रुप है, आई ए आई बी मैरी कर गया आई ए आई बी के साथ में। अब कंडीशन क्या आएगी? ये आपके पास इसके साथ कंबाइन कर सकता है, दैट इज आई ए एंड आई ए, एक ये कंडीशन आएगी। दूसरा आई ए आई बी, एक कंडीशन ये आएगी। तीसरी आई ए आई बी, फिर से कंडीशन आ सकती है। कैसे आएगी? क्योंकि ये वाला इंडिविजुअल ये बेसिकली अलील इसके साथ कंबाइन कर सकता है। और लास्ट में आई बी, यही होगा, कोई चेंज तो नहीं आएगा। देख लो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल दोनों मैरी कर गए हैं, मेल और फीमेल, तो आपके पास उनके चिल्ड्रन ये प्रोड्यूस हो रहे हैं 1:2:1 में। तो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप क्या चीज बता रहा है? यहां देखिए ऑप्शन, ए बी ब्लड ग्रुप इनमें से क्या चीज बताएगा? क्या वो कोडोमिनेंसी बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बता रहा है, पार्शियल डोमिनेंसी बता रहा है, या कंप्लीट बता रहा है? तो कंप्लीट डोमिनेंस। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप हमेशा किस चीज के बारे में बताता है? कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंस। यहां पर आंसर कोडोमिनेंसी रहेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं,
क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना फिर बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। हाँ ये बात है कि आपने शायद नहीं किया है या किया है वो बात अलग है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। चलिए मान लेते हैं जीन आई है। इट हैज थ्री एलील्स दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। तो आई डिनोट करेगा दैट इज ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। सिंस देयर आर डिफरेंट अलील्स, देयर आर थ्री डिफरेंट अलील्स, सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी फिनोटाइप कैन अकर। देखिए अलग सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल टोटली। फिर से देखिएगा क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है ये हमें समझ आ रहा है। इट हैज थ्री एलील्स दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स, सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी फिनोटाइप कैन अकर। हमें पूछा ये नहीं है कि जीनोटाइप कितने बने, हमसे ये पूछा है कितने फिनोटाइप आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब याद करके चलिएगा हमारे पास तीन अलील के बारे में मेंशन है। एक आपके पास आई ए, सेकंड आपके पास आई बी और तीसरा आपके पास आई ओ। जब यहाँ पर सिंगल आई लिखा है तो और स्मॉलर लिखा होता है तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ओ के बारे में मेंशन कर रहा है। अब देखो इसने क्या बोला है, पहली चीज इसने ये कहा कि सिक्स डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप आएंगे। अब पहले बताइए कि सिक्स डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप होंगे कौन कौन से। तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए था, तो ब्लड ग्रुप ए कब हो सकता है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो जैसे आई ए आई हो जाए, एक आपके पास हिट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ जाए आई ए आई ओ, तीसरी कंडीशन आपके पास क्या आएगी आई बी, यहां पर आई बी आई बी आई ओ, और यहां पर दैट इज आई ओ। ये तो हुए पांच। लेकिन आपके पास ये वाला भी तो एक ब्लड ग्रुप होगा दैट इज आई ए एंड आई बी। ये हुए पांच तरह के जीनोटाइप। अब हमसे पूछा है कि कितने फिनोटाइप बनते हुए नजर आएंगे, बताइए कितने फिनोटाइप बन सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप क्या बताएगा, पहले ये बताओ ये क्या चीज बता रहा है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। सर ए। ए ब्लड ग्रुप। और ये क्या है, सर ये भी ए। ये भी यही है। तो ये क्या है दोनों, बी है। बी है। और ये क्या है, से भी बी। नहीं नहीं ये वाला पूछ रहा हूं, ये वाला ओ। आई ओ है ना, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ओ। ओ। ओ ब्लड सर ओ। ग्रुप। और ये क्या है, ए ए बी। बी। ए बी। तो अब आपके ब्लड ग्रुप कितने आए हैं, एक हुआ बी ब्लड ग्रुप, एक हुआ ए ब्लड ग्रुप, एक हुआ आपके पास दैट इज वेट वेट ओ ब्लड ग्रुप, और एक हो गया आपके पास लास्ट में दैट इज ए बी ए बी। ब्लड ग्रुप। यही हुआ। तो आपके पास एक्चुअली फिनोटाइप कितने आ रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं, फोर टाइप्स। फोर टाइप ए बी, बी, ए एंड ओ। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर, दैट इज ऑप्शन सी। नंबर सी। समझ आया ये क्वेश्चन। देखिए इस तरह के आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। आप ऐसा ना सोचना कि पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आए, पहले ये समझो कि ये आया या नहीं आया, पहली इंपॉर्टेंट थिंग है ये चीज आपको समझ आ गई कैसे करना है। यस सर। ठीक है ये भूला नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। चलो, in order to find out the different types of gamete produced by a pea plant having the genotype capital A small a capital B small b, it should be crossed to a plant with a genotype। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपने पढ़ा। डी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर हमें डिफरेंट टाइप के गमीट जो है फाइंड आउट करने हैं और आपके पास एक प्लांट का जीनोटाइप दिया हुआ है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपको यह बताना है कि उसको कौन से अनदर प्लांट के जीनोटाइप के साथ क्रॉस करना चाहिए। और क्वेश्चन याद करके चलिएगा पूछा ये है हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट्स के बारे में हमें पता करना है। चलिए ऑप्शन है आपके पास कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी, सेकंड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद आपका कैपिटल ए कैपिटल बी एंड लास्ट है स्मॉल ए स्मॉल बी। बताइए आंसर क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वैसे तो। अच्छा ऑप्शन एक बात सी। बताओ, हाँ चलो ऑप्शन आंसर बताओ पहले, आंसर फिर देखते हैं।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, बिल्कुल टोटली गलत है। चलिए और डी ऑप्शन का कौन सी ऑप्शन? लास्ट सर, डी। डी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो घुमा फिरा कर पूछा है। आपने टेस्ट क्रॉस तो पढ़ा होगा, पढ़ा है? टेस्ट क्रॉस पढ़ा यस है? सर। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स होते हैं उनको हम किससे क्रॉस करवाते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में। इन ऑर्डर कि हमें ये पता करना है कि एक्चुअली में वो जीनोटाइप जो हमारे पास आया है क्या वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो हमें तो देखो यहाँ पर लिख कर क्या दिया है, हमें गैमीट को फाइंड आउट करना है, और हमसे ये बोला है कि ये जो आपके पास हिट्रोजाइगस प्लांट है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, इसको कौन से जीनोटाइप के प्लांट के साथ में क्रॉस करना चाहिए। तो क्रॉस किससे करेंगे? वही आपके पास होमोजाइगस सॉरी रिसेसिव कंडीशन वाले प्लांट के साथ में, क्योंकि आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको क्रॉस किया जाए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये देखो ये हुआ F1 हाइब्रिड। ये किससे बना होगा F1 हाइब्रिड? पहले ये चीज भी तो पता होनी चाहिए ना। वो तो F1 हाइब्रिड कैसे बनी, कैपिटल ए कैपिटल बी, उसको क्रॉस किससे गया होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी, तब जाकर ही तो कंडीशन आएगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ई। ठीक है जी। अब हमारे को पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट के बारे में हमें पता करना है, तो ये बताइए कि कौन से पर्टिकुलरली प्लांट के जीनोटाइप के साथ उसको क्रॉस करना चाहिए। तो अब आपके पास ये F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड को अगर हम पीछे जाकर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के साथ में अगर हम क्रॉस करवा दें, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स के बारे में बिल्कुल पता लग जाएगा। ये याद रख चलिएगा, ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, ऐसा मत सोचिएगा पूछते नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो आसान ही है ये भी। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग अ जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। ऑप्शन नंबर 1 3, बी 4, सी 9 और लास्ट ऑप्शन 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके फॉर्मूलाज भी आपके मैंने डिस्कशन में किए हुए हैं। जब नीट निष्कर्ष श्रृंखला हमने पढ़ा था वहां पर मैंने ये चीज बताई है। तो बताइए आपके पास हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट जो हैं वो इस प्लांट के जीनोटाइप से आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी जी नहीं, बिल्कुल गलत है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी टोटली गलत है। सर ए ऑप्शन। ये भी गलत है। आंसर है इसका सिर्फ 2। देखिए एक चीज याद करिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट के बारे में बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो उसको याद कर लीजिएगा, दैट इज 2 टू द पावर n। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2 टू द पावर n, वेयर n इज द टोटल हिट्रोजाइगस कंडीशंस। हिट्रोजाइगस कंडीशंस जो हमारे पास उस पर्टिकुलरली प्लांट के जीनोटाइप में दी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। तो ये वाली कंडीशन कैपिटल ए कैसी हुई? होमोजाइगस। ये कैसी हुई? हिट्रोजाइगस। ये कौन सी हुई? फिर से होमोजाइगस। और हमें 2 टू द पावर n के लिए कौन सी कंडीशन देखनी है? सिर्फ हेट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस। तो यहां पर हिट्रोजाइगस कंडीशन कितनी हुई? सो 1। 1। तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। ये सिंपल फॉर्मूला है, याद करके चलेगा, इसका आंसर यही रहेगा। पर याद कर लीजिएगा जब भी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट के बारे में पूछेगा तो 2 टू द पावर n ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और n हमेशा आपके पास क्या चीज रहेगी? दैट इज टोटल हिट्रोजाइगस कंडीशन जो उस प्लांट के जीनोटाइप में हमें दी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A human male produces sperms with a genotype AB, that is capital A capital B, next AB जिसमें कैपिटल A स्मॉल b है, फिर उसके बाद AB that is small a कैपिटल B एंड लास्ट में स्मॉल a स्मॉल b आएगा, pertaining to two diallelic characters in equal proportion
व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। हमें उस पर्सन का जीनोटाइप पता करना है जहां पर आपके पास एक्चुअली में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ए बी, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी होने चाहिए, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी होने चाहिए, फिर उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी होने चाहिए, और लास्ट में आपके पास स्मॉल ए स्मॉल बी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। हाँ बड़ा आसान है, कॉम्बिनेशन ही आपको बनाना है। तो पहले वाले में कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है, और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो यहां पर शायद यही चीज है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल ए। हाँ जी बिल्कुल सही, दी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर टोटली करेक्ट है। आप औरों को कर भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, औरों को कर भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाली कंडीशन है हमारे पास, कैपिटल ए स्मॉल ए उसके बाद कैपिटल बी, तो यहां पर बनेगा दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, यही बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास फुलफिल नहीं हुई कंडीशन जो यहां पर दी हुई है। उसके बाद यहां पर देख लो, यहां पर तो कैपिटल ए कैपिटल बी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, तो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और यहां तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि यहां तो चारों के चारों ही आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले मिलेंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आप समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एम आई क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। यस। ओके बढ़िया है, होना भी चाहिए, नीट का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़े ही दिन बच गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है the alleles which is unable to express its effect in the presence of another is being termed as। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब दूसरा अलील प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे। पहली ऑप्शन है कोडोमिनेंट, सेकंड आपके पास सप्लीमेंट्री, थर्ड आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री, या लास्ट ऑप्शन द रिसेसिव। सर रिसेसिव। सर रिसेसिव। बिल्कुल रिसेसिव। सही, बिल्कुल सही है। जब भी हमारे पास में कंडीशन होती है हिट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, तो हिट्रोजाइगस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, तो अकॉर्डिंग टू जो मेंडल था उसने हमेशा कहा था जिस भी चीज को हम कैपिटल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा डोमिनेंसी शो करेगी ओवर जहां पर हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर किसी चीज को डिनोट किया होगा। जैसे उसने कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो आपके पास ये दोनों के दोनों आपके पास एक तरह के अलील हैं, लेकिन कैपिटल टी के द्वारा स्मॉल टी का एक्सप्रेशन आने नहीं दिया जाता है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो आपके पास कहलाएगा दैट इज अ पर्टिकुलर डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो कहलाएगा आपके पास रिसेसिव। पर एक कंडीशन याद करके चलिएगा, कंडीशन है जीन लोकस आपके पास दोनों अलील का सेम होना जरूरी है। अगर जीन लोकस सेम नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। मेंडल की सक्सेस का एक कारण ये भी था कि जितने भी उसके आपके पास करेक्टर थे जो उसने सिलेक्ट किए थे वो उसको मिले ही आपके पास ट्रू करेक्टर से। अदरवाइज अगर ट्रू करेक्टर ना मिलते ना तो आपके पास ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। जीन भी उसको सिमिलर लोकस पर मिल रहे थे, इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा बढ़िया थे। चलिएगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर। वर्ड बहुत आसान है, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज। पहली ऑप्शन है एपिस्टेसिस, सेकंड आपके पास डोमिनेंस, थर्ड म्यूटेशन, एंड लास्ट नन ऑफ दी। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। नीट का पेपर भी आप देने जाएंगे तो अगर आपको ये लगे कि कहीं पर भी एक थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन को वापस से रीड डाउन करिएगा। क्वेश्चन यहां फिर पढ़िएगा, अ जीन पेयर के बारे में बात की गई है विच इज हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ द अनदर। एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर का आपके पास एक्सप्रेशन आने नहीं दे रहा है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है। सर ऑप्शन सी म्यूटेशन। ऑप्शन सी म्यूटेशन। अरे म्यूटेशन क्या होती है, आउट ऑफ सडन कोई चेंज आ गई आपके जीनोम के अंदर,
तो वहां पर तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन आपके पास हाइड हुआ, वहां तो वो भी एक्सप्रेशन हाइड हो चुके हैं। सर डोमिनेंस। डोमिनेंस जी नहीं, ना तो इसका आंसर म्यूटेशन है, ना तो इसका आंसर डोमिनेंस है, आंसर है एपिस्टेसिस। याद कर लो ये चीज, पता है क्यों याद करनी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो तभी बात कर पाएंगे जब जीन लोकस आपके पास सिमिलर होगा, एक अलील के द्वारा दूसरे अलील का एक्सप्रेशन आने नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, तो देखो आपके पास में ये क्या हुआ, ये है क्या चीज है, ये तो जीन पेयर में है, ये पेयर हुआ ना, एक पेयर हुआ। तो एक पेयर ने दूसरे पेयर का जब एक्सप्रेशन नहीं आने देना है तो जीन लोकस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो उस चीज को कहा जाता है एपिस्टेसिस। याद करना है ये चीज, जब एक जीन पेयर के द्वारा दूसरे जीन पेयर का एक्सप्रेशन नहीं आने दिया जाता है तो उसको एपिस्टेसिस कहा जाता है। एपिस्टेटिक जीन वो जीन होते हैं जो पेयर में रहते हुए दूसरे जीन पेयर का एक्सप्रेशन नहीं आने देते हैं, इवन दो कि वो दोनों के दोनों आपके पास में जो जीन पेयर है वो दो डिफरेंट लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं, और जिसका यहां पर एक्सप्रेशन नहीं आएगा जिस जीन पेयर का, उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है, हाइपोस्टैटिक या जीन पेयर कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन था, जीन पेयर के बारे में बात किया था, जीन के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि जीन एक अलील होगा, जीन पेयर आपके पास दो अलील हुए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स इज, इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आती है जहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा? पहली ऑप्शन है आपके पास स्किन कलर, सेकंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, लास्ट ऑप्शन आपके पास सिकल सेल अनीमिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताना है कि कौन सी चीज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। बहुत सारे जीन्स के द्वारा आपके पास एक स्पेसिफिक करेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है, उस करेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, वो कहां पर होता है आपको देखने को मिलता है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, दैट इज स्किन कलर। स्किन कलर के लिए आपके पास स्पेसिफिकली जीन के या एलील्स के कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपके पास बनते रहेंगे उसी हिसाब से आपके पास जो स्किन के कलर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। याद कर लीजिएगा ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। यहां से क्वेश्चन, इवन जो आपके पास हेयर कलर होता है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही हिस्सा आता है। चलिएगा उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके पास, मेंडल लास्ट लॉ इज, मेंडल का लास्ट लॉ क्या है? पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बताइए मेंडल का लास्ट लॉ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं फिर कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे लगने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन आंसर नहीं आ पाते हैं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। और कोई अटेम्प्ट करेगा? नेहा जी, बबीता जी? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। देखिए एक चीज मैं बता दूं, मेंडल के द्वारा वैसे तो तीन लॉ बताए गए थे, ठीक है। पहला लॉ उसने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, फिर सेकंड लॉ उसने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होती है, और तीसरे लॉ के बारे में उसने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आती है। जब आप जहां पर हम सिर्फ एक करेक्टर को सिलेक्ट कर कर कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, वहां पर मेंडल के द्वारा जो दो लॉ थे उनको वैलिडेट कर कर बता दिया गया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन कुछ समय के बाद में हमें यह पता लगा कि हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हमें केसेस देखने को मिले थे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केसेस थे, सप्लीमेंट्री जीन के केसेस थे, बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप के केसेस जहां पर हम मिले, जहां पर एक अलील के द्वारा दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सप्रेस नहीं किया जा सका था। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू मेंडल जो था वो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर उसने कहा था सेकंड लॉ आएगा दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ आएगा दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वैलिड नहीं होता है, ये चीज भी याद करके चलेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही नजर आता है, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कार्ड कर दिया गया
उसको हम नहीं मानते हैं, इसलिए मेंडल का जो प्राइमोस्ट फर्स्ट लॉ हम मानते हैं वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज वैलिड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लस अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, दोनों ही क्रॉसेस में वैलिड है। लेकिन मेंडल का जो सेकंड लॉ है वही उसका लास्ट लॉ होगा, क्योंकि उसके बाद तो उसने कोई लॉस के बारे में बात नहीं किया। तो मेंडल का जो लास्ट लॉ है, दैट इज द सेकंड लॉ है, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में ही वैलिड होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पर दो करेक्टर्स को हम सेलेक्ट करने के बाद में बात करते हैं। इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में मेंडल ने कहा था, वही मेंडल का सेकंड लॉ, जो पूरी तरह से मान्य भी है, और आपके पास ये लास्ट लॉ भी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल आर, दैट इज कैपिटल आर, रेड के बारे में मेंशन किया हुआ है। एंटी राइनम इज क्रॉस्ड विद कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज व्हाइट वन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर डब्ल्यू आर पिंक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें बताना है। यहां पर एक चीज पे देखिएगा, बड़े आसानी से क्रॉस बनाकर देखें पहले तो, कैपिटल आर और यहां पर कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन इसने कैपिटल आर की वजह से जो कलर बताया है वो कलर बताया है रेड कलर, और जो आपके यहाँ कैपिटल डब्ल्यू की वजह से कलर बताया है वो बताया है व्हाइट। और इसने ये कहा कि जब हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई तो F1 जो हाइब्रिड मिला है वो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू वाला मिला है, जिसका कलर आपके पास पिंक आया है। तो बताइए किस चीज के बारे में बताता है? सर ऑप्शन बी। डोमिनेंट डी रिसेसिव, ऑप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएगा। अदरवाइज कलर कैसा आना चाहिए था F1 हाइब्रिड में सभी का? रेड, क्योंकि रेड इज बाय। मेरी बात समझ आ गई कि आंसर इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? यस सर। ओके, यस बहुत सर। बढ़िया। किसी को नहीं आए तो पक्का से इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आता है, उसको जरूर पढ़िएगा एक बार वापिस से। चलो एक और देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। ओके, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर, ठीक है। यहां पर चीजें देखिए क्या लिखा है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। अ ब्राउन आइड मैन हुज मदर वॉज ब्लू आइड मैरिज अ ब्लू आइड वुमेन, द चिल्ड्रन शैल बी। आपके पास ऑप्शन पड़ी हैं, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर देखिए। 1 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, आपको आंसर आना चाहिए इसका। जल्दी से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, दैट इज ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड इन द रेशो दैट इज 3:1। ओके चलिए कोई बात नहीं, और उन्हें किसी ने निकाला है वो भी देख लेते हैं। सर ऑप्शन बी, ऑल आर ब्राउन आइड। ऑल आर ब्राउन आइड, ओके। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑल ब्लू आइड होंगे, ओके ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं। और कोई अटेम्प्ट कर रहा है? देखो, पहले तो आपके पास जब आई के कलर के बारे में बात कर रहा है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्या ये जीन के बारे में बात कर रहा है? क्या ये ऑटोजोमल जीन के बारे में बात कर रहा है कि इसी जर्म सेल के बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? क्या ये ऑटोजोमल करेक्टर के बारे में बात कर रहा है? कौन सा करेक्टर हुआ? आई कलर जो है वो कैसा करेक्टर हुआ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर वो भी तुम्हें समझ ना आए तो वैसे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। थर्ड वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा है, ब्लू आई कलर जो है वो रिसेसिव है ब्राउन आई कलर के लिए। तो मान लेते हैं मैंने ब्राउन आई कलर के लिए एक ये मेंशन कर दिया, दैट इज कैपिटल बी, और ब्लू आई कलर के लिए मैंने मेंशन कर दिया दैट इज स्मॉल बी। अब हमें क्या पता लगा कि ये जो ब्राउन वाला है ये डोमिनेंसी किसके ऊपर शो कर रहा है? ब्लू वाले को। ऐसा ही हुआ, यही क्वेश्चन में मेंशन किया है। यस अरे सर। देख लो कि कुछ और तो नहीं मेंशन किया है।
सेम चीज मेंशन है। अब यहां पर इसने इसके ऊपर डोमिनेंसी शो करनी है। F1 हाइब्रिड कैसे आएंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि सभी के सभी कैसे होने चाहिए? ब्राउन आई वाले। यही मतलब नहीं हुआ? Yes, sir. लेकिन अब इसमें ना थोड़ा सा आपको चेंज कर कर क्या मिला, यहां देखो क्या लिखता है। अ ब्राउन आइड मैन whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman। वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा है? A brown-eyed woman whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman। इसका मतलब यही चीज होगी जो मैंने यहां पर बनाई है, या कुछ अंतर आएगा? देख लो एक बार, क्या अंतर तो नहीं आने वाला है, ये सेम यही चीज रहेगी। A brown-eyed man whose mother was blue-eyed, whose mother was blue-eyed। ठीक है, तो कंडीशन यहां पर एक और आ सकती है। पता है कौन सी कंडीशन आएगी? मान लीजिए अगर मदर उनके बेसिकली ब्लू आइड होते, ठीक है, तो आपके पास स्मॉल बी भी होता। होता या नहीं होता, पहले ये बताओ। अरे Yes, बता sir. दो हाँ या ना। Yes, sir. होगा ना? तो ये स्मॉल बी क्या आपके पास इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास नहीं आ सकता है? इसके बच्चे के पास नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है सर. आ सकता है। तो एक कंडीशन और वैलिडेट नहीं हो रही है, दैट इज द कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या ये कंडीशन नहीं हो सकती है? हो सकती है सर. हो सकती है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही कंडीशन की होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर कर दिया हुआ है कि उसकी जो मदर है वो बेसिकली आपके ब्लू आइड है। तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले पढ़ रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि कैपिटल बी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मदर का जीनोटाइप पहले से मेंशन कर दिया गया है तो उसमें से एक अलील तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन के लिए आएगा ही आएगा। तो कंडीशन कौन सी वैलिडेटेड होगी? कैपिटल बी स्मॉल बी। और उसको हम किससे क्रॉस करवाएंगे अब? स्मॉल बी, क्योंकि वहां पर वुमेन कैसी है जिसके साथ उसकी शादी हुई है? ब्लू आइड। मेरी बात समझ आ रही है मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा Yes, हूं sir. पहले तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. Option A हो जाएगा फिर. हाँ जी बिल्कुल सही। कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल बी के साथ। अब मेरी बात समझ आ रही है? देखिए आंसर ना, देखिए आपके सामने पड़ा होगा। दिक्कत क्या होगी कि आपने या तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक रह गया है। यहां पर आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड इन द रेशो 1:1। एम आई क्लियर कि आंसर इसका क्यों आया? अब ये आपको जैसा सोचने में लग रहा था वैसा आंसर तो नहीं निकला। समझ आ रहा है कि मैंने क्या कहा अभी? Yes, sir. Yes, sir. कि आपकी ऑप्शन नंबर विन क्यों आएगी ना, देखिए उसका वैलिड मैंने रीजन बताया है। आप भी जेनेटिक्स को इसी तरह से अप्लाई करें। देखिए जेनेटिक्स हमें लगती बहुत डिफिकल्ट है, होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए आंसर सामने पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What map unit, that is centimorgan, is adopted in the construction of genetic map? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। What map unit, that is centimorgan, is adopted in the construction of genetic map? पहली ऑप्शन है a unit of distance between two expressed gene representing 100% crossover, a unit of distance between genes on chromosome representing 1% crossover, उसके बाद आपके पास a unit of distance between genes on chromosome representing 50% crossover, last option a unit of distance between two expressed gene representing 10% crossover। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। Sir, option B. ऑप्शन नंबर डी। Sir, ऑप्शन नंबर B. डी। Sir, B. बी, ओके ओके बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है। हमें मालूम होना चाहिए ये लिंकेज से क्वेश्चन पूछा है। कहां से पूछ रहा है? ये लिंकेज से क्वेश्चन पूछ रहा है। और हमें मालूम है लिंकेज में, मान लीजिए आपके पास ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, एक जीन अगर यहां पड़ा है और एक जीन अगर यहां पड़ा है, तो दोनों के बीच के मतलब जीन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो क्रॉस ओवर हैपन होने के जो चांसेस होंगे दूसरे क्रोमोसोम से वो मैक्सिमली 100% होंगे। पर ध्यान दीजिएगा
आपको इन दो जीन के बीच का जब डिस्टेंस मार्क करना होता है तो आपके पास टीएच मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए कि लिंकेज में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसके मद्देनजर रखते हुए इन जीन के बीच के डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट के हिसाब से किया जाता है। तो 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट का मतलब होता है 1% क्रॉस ओवर हैपन होने के चांसेस होंगे। याद कर लीजिएगा, 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब 1% क्रॉस ओवर हो सकता है, मीन बाय 99% आपके पास क्रॉस ओवर होने के चांसेस नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस जो है आपके पास में दो जीन के बीच का वो आपके पास कम होगा। एम आई क्लियर? यस सर। इतनी चीज समझ आ गई? इसका यस सर। आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल? देखिएगा, मेंडल की सक्सेस में किसने इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? पहली ऑप्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, सेकेंड ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स, थर्ड ऑप्शन हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, एंड लास्ट ऑप्शन कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर नंबर ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट। क्योंकि देखिएगा, एनालिसिस तो उसने बिल्कुल सही की थी, लेकिन वो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं थी। वो एनालिसिस कैसी थी? क्वांटिटेटिव। उसने ना जितना भी एनालिसिस किया था वो चार्ट की फॉर्म्स के अंदर उसका अवेलेबल था, क्योंकि वो तो मैथमेटिशियन था, बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन था वो। और क्योंकि मैथमेटिशियंस की खासियत होती है कि किसी भी डाटा को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो क्वांटिटेटिव चीज यहां पर होती तो ये आंसर होता, लेकिन क्योंकि यहां पर क्वालिटेटिव है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वो आपके पास वैसे भी उसको बायोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो तो मैथ्स का टीचर था। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेंस के बारे में तो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर टोटली करेक्ट रहेगा। देखिए, सोचने में लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, पर आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिएगा, एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। The linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 यूनिट। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा फिर से। कभी कभार जैसा दिखे वैसा ना हो या हो, वो हमें बाद में पता लगेगा। देखिए क्या लिखा है। लिंकेज मैप ऑफ X chromosome of fruit fly has 66 unit with yellow body gene that is Y at one end and bobbed hair that is B gene at other end. The recombination frequency between these two genes, that is Y and B, should be। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना आपको पेपर में मिल सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाकर देखें, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होंगी वो कंफ्यूजिंग होंगी। चलिए एक बार अटेम्प्ट करिए, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो मैं अभी आपको ये बता दूंगा, ठीक है। पर एक बार आंसर ट्राई करिए, कोशिश क्या होना चाहिए, पढ़ा तो आपने होगा ही। बताइए आंसर। देखिए सर चलो कोई ऑप्शन बात नहीं। सी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब देखो हमें क्या लग रहा था कि आंसर सी ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये लिखा है कि लिंकेज मैप जो एक्स क्रोमोसोम और फ्रूट फ्लाई में है वो 66 यूनिट का हमें नजर। देखिए आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन उससे आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखता है। विद येलो बॉडी जीन दैट इज वाई एट वन एंड एंड बॉब्ड हेयर जीन एट अदर एंड। मान लीजिए ये एक एक्स क्रोमोसोम है, मान लो मैंने ये बना देता हूं, ये एक एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स क्रोमोसोम बना दिया। अब उसने क्या बोला है, एक जीन आपके पास यहां पड़ा है और एक जीन दूसरे एक्सट्रीम पर पड़ा है, ये बी हो गया। तो अब आपके पास दो जीन के बीच का डिस्टेंस तो मैक्सिमम है या नहीं है? यस सर। तो क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं होगी रिकॉम्बिनेशन बनने की? क्या क्रॉस ओवर सबसे ज्यादा यहीं पर नहीं होगा? यस सर।
अब जैसे मान लेते हैं, मैं आपको फिर बता दूं एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि देखो कभी कभार ना ये कंफ्यूजन रह जाएगी नहीं तो। मान लेते हैं ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब मान लेते हैं एक जीन यहां पड़ा है और एक जीन यहां पड़ा है, ठीक है। अब आपके पास जीन की मिक्सिंग कब होगी? जब ये पर्टिकुलर आर्म जो है ये इसको ओवरलैप कर जाए, ऐसा ही होगा, यस सर। तभी मिक्सिंग हो सकती है। लेकिन मान लो अभी तो आपके जीन बहुत दूर दूर पड़े हैं। अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, मान लो आपके पास क्रोमोसोम यहाँ है और ये जीन आपके पास, एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है और दूसरा जीन यहाँ है, और ये आपके पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की आर्म है। तो इस क्रोमोसोम की आर्म को इन दो जीन के बीच में ओवरलैप करने में क्या डिफिकल्टी नहीं होगी? इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करें अलका जी, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मेरी बात आ रही है समझ, मैंने क्या कहा अभी? यस सर। ठीक है, याद रखिएगा, दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपके पास एक आंकड़ा होगा, ठीक है, बिना उसके काम नहीं बन पाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये चीज समझ तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलो ये तो मैंने बताया नहीं, आंसर क्या रहना चाहिए इसका? सर बी। बी, बिल्कुल सही, आंसर विल बी बी। मेरी बात समझ आ रही है ना ये कि इसका आंसर क्यों बी कहा हमने? यस सर। हाँ आसान है वैसे तो, समझ तो आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। चलेगा, तो यहाँ पर रहेगा दैट इज 100% क्रॉस ओवर आपको हैपन होती हुई नजर आएगी, इसलिए 100% रिकॉम्बिनेशन आपको नजर आएगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। चलो ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है द पॉलीटीन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, दीज आर दी स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को पहली बार कहां पर डिस्कवर किया गया? ऑप्शन है ड्रोसोफिला, सेकंड है कायरोनोमस, थर्ड है आपके पास मस्का नेबुला नेबुलो, और लास्ट है मुस्का डोमेस्टिका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे। बाल्बियानी रिंग्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत ही आसान सी चीज है, क्योंकि बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम को हमें डिस्कवर कर दिया था। बस ये बताना है कि किसमें डिस्कवर किया उन्होंने। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बस पता है क्या होता है, हमने जो पढ़ा होता है हम वैसा मान लेते हैं। जी आंसर है कायरोनोमस, ठीक है, याद कर लो। कायरोनोमस के अंदर उन्होंने बेसिकली डिस्कवर कर दिया था, बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन पक्का एक्वायर करिएगा, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम जाइंट क्रोमोसोम की कैटेगरीज में आते हैं, और यहां से एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आएगा, चाहे वो जेनेटिक्स से पूछे चाहे वो आपके पास सेल बायोलॉजी से पूछे, पूछा जा सकता है। चलिएगा अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंड्रोसोफिला, इंड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय, ओके चलिए ऑप्शन नंबर वन, द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू पेयर ऑफ ऑटोसोम, नेक्स्ट whether the egg is fertilized or developed pathogenetically, थर्ड आपके पास the ratio of number of X chromosome to the set of autosomes, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास X and Y क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमिन कैसे किया जाता है ड्रोसोफिला में? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। अच्छा ओके, एक्स बाय ए रेशियो, एक्स बाय ए रेशियो देखते हैं हम। अब देखो जरा यहां पर कहां है ऑप्शन? सर सी ऑप्शन। लग रहा है आपको कि सी ऑप्शन है? नो सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए? अरे कभी कभार ना लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या, रेशियो ऑफ
पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो पेयर हो गया, तो पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 हुए। अब लास्ट नीचे के लिखा है पेयर ऑफ ऑटोसोम, तो भी आपके पास 2 ही हुए, 2 को 2 से काट दीजिए तो 1 ही मिलता है। तो इसका मतलब एक एक्स, एक आपके पास ए, एक्स बाय ए रेशियो आपको डिटरमिन कर कर देगी कि ड्रोसोफिला के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका सेक्स क्या होगा। इवन दो कि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई जो है वो आपके पास बताया गया है कि उस हिसाब से भी सेक्स डिटरमिन किया जाता है, पर क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स एंड एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है इसलिए एक्स वाई क्रोमोसोम आंसर नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे एक बार पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कहीं डिस्कस किया था, तो कई लोगों को ऐसा लगा कि सर एक्स और वाई क्रोमोसोम भी तो आंसर हो सकता है। देखिए हो सकता है, लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए डबल एक्स एक्स वाई, ठीक है, तब हम मान लेंगे। तो आपके पास ये वाला वैलिड क्राइटेरिया नहीं होगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली फिर आंसर आपके पास डबल एक्स डबल वाई ही डबल एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि वहां पर एक्स बाय ए रेशियो के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है एनसीईआरटी में। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, वहां पर कोई एक्स बाय ए रेशियो मेंशन नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो आसान ही है। अंडर which of the following condition will there be no change in reading frame of the following mRNA? आपको ये बताना है, ये 4 यहां पर ऑप्शन दी हुई हैं कि कब आपके पास mRNA का रीडिंग फ्रेम आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। चलेगा, पहली ऑप्शन है डिलीशन ऑफ द G फ्रॉम द 5th पोजीशन, सेकंड इंसर्शन ऑफ A एंड G एट 5th एंड 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली, लास्ट ऑप्शन डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन, और लास्ट ऑप्शन है इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए जल्दी से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें एक चीज तो मालूम है कि जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होते हैं, ट्रिपलेट, ये पता है। यस सर। तो आप पहले ये देखो, एक ट्रिपलेट ये हुआ, ये दूसरा ट्रिपलेट हुआ, ये तीसरा ट्रिपलेट, ये 4th ट्रिपलेट और ये 5th ट्रिपलेट। अब मान के चलो कि आपके ये 1 2 3 4, ये बोल रहा है कि जी को डिलीट कर दीजिए, कौन सी पोजीशन से, 5th पोजीशन से। तो मान लेते हैं अगर इस जी को डिलीट कर दिया जाए तो उसकी जगह पर पीछे क्या चीज नजर आएगी, अब ये सी आपके पास यहां शिफ्ट कर जाएगा, जी यहां पर चला जाएगा, तो आपके पास एक्चुअली में रीडिंग फ्रेम चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा सर। हो यस गया। होगा। एक डिलीशन करने पर, क्योंकि ट्रिपलेट में हमेशा जेनेटिक कोड होते हैं तो सीक्वेंस पूरा चेंज, आप इसको बना भी सकते हो। मान लीजिए अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो इसको बनाएंगे कैसे, ए सी हो गया, फिर उसके बाद ए जी को डिलीट कर देना है तो सी आ जाएगा और फिर जी आएगा, फिर उसके बाद जी यू जी आएगा, उसके बाद आपके पास सी यू ए आएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, यू एंड यू, ऐसा ही होगा। Yes, sir. बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग फ्रेम आपके पास चेंज हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं बना पाएगा, कारण क्योंकि यहां पर ट्रिपलेट आपके पास जेनेटिक कोड नहीं है, डुप्लेट में मिल रहा है, ये गलत चीज है। चलिएगा, उसके बाद लिख रहा है इंसर्शन ए और जी की करनी है 4th एंड 5th पोजीशन, तो इसका मतलब अब फिर से सेम वही दिक्कत आएगी। अगर मान लो 4th और 5th पोजीशन के ऊपर हमने ए और जी को इंसर्ट कर दिया, तो एक्चुअली अगर इंसर्शन करनी होती तो भी कितने नाइट्रोजनस बेसिस की करनी चाहिए थी, 3. 3। तो रीडिंग फ्रेम हमारा चेंज ना होता। अब यहां देखो सी ऑप्शन में डिलीशन ऑफ जीजीयू फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन, अगर मान लो 7th 8th और 9th पोजीशन से अगर जीजीयू को डिलीट भी कर दिया जाए, मान लो इसको डिलीट कर देते हैं, तो क्या आपके पास ट्रिपलेट जेनेटिक कोड में कोई वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जेनेटिक कोड कैसे बनकर आएंगे, ए सी, उसके बाद ए जी सी, उसके बाद जी सी यू एंड ए यू यू।
तो आपके पास क्या ये प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लो यहां पर अब ये लिखता है कि 5th पोजीशन पर जी को इंसर्ट कर दो, फिर से रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर इंसर्शन डिलीशन करनी भी है तो ट्रिपलेट जेनेटिक कोड को ही, ट्रिपलेट आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं उस पूरे के पूरे जेनेटिक कोड को या तो रिमूव करना पड़ेगा या तो इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो सके, अदरवाइज चीज संभव नहीं है। एम आई क्लियर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। C. हाँ जी, बिल्कुल सही। तो चलिएगा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमने आज विग्रेसली प्रैक्टिस किया है इन सब चीजों को। आप इस तरह के क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से इसी, देखिए समय मोस्ट ऑफनली यही रहेगा, क्योंकि मेरे पास और चीजों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है, तो वहां पर हम समय नहीं डिवोट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए पॉसिबली यही समय मिलेगा, और कोशिश करेंगे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में भी एक सेशन आपको डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि हम आपको एक कोशिश करेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर, मे बी प्रोबेबली 3rd 4th एंड 5th को, कि हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर कौन से चैप्टर से एक्चुअली आपको पुट इन कर सकता है, और साथ में वहां पर कंसेप्ट भी डील करेंगे आपके साथ। लेकिन कोशिश है हमारी, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, पर पूरा ट्राई है कि हम आपको वही चीजें बता दें कि एक्चुअली यही क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। लेकिन तब तक के लिए जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो आप करते रहिए, और पेपर देना मत भूलें। देखिए, आप पेपर्स नहीं देते हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम में से किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। मदर फादर की एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा भाई बहनों की एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी खुद से भी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि हम कुछ अच्छा परफॉर्म करें। तो बेटर रहेगा आप पेपर दीजिए। स्कोरिंग देखिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पहली जरूरत है, बाद में कौन सी रैंक आएगी वो तो डिसाइडिंग फैक्टर आपकी मेहनत होगा। लेकिन मान लीजिए कॉम्पीट ही नहीं करेंगे, तो चाहे आप पहले आ जाइए चाहे आखिरी आ जाइए, किसको क्या पता लगना है, क्योंकि आपने कॉम्पीट ही नहीं है किया, आप कंपटीशन से बाहर होंगे। इसलिए कोशिश करिए, पेपर जरूर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।